नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। अमृतसर से लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर इम्फाल तक और इम्फाल से लेकर पणजी तक सियासी सरगर्मी चरम पर है। अहम ये भी है कि इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी सत्ता में है। लिहाजा बीजेपी सत्ता में वापसी तो विपक्षी दल सत्ता प्राप्त करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। अब जनता किसे सिर माथे पर बिठाएगी, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। दरअसल 10 मार्च को न सिर्फ इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री का फैसला होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि देश की सियासत की दशा और दिशा क्या होगी। ये तय होगा कि देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा। ये भी तय होगा कि राज्यसभा में किसका बहुमत होगा। साथ ही साथ तय होगी कई बड़े नामों और पार्टियों की किस्मत। कुल मिलाकर 10 मार्च का दिन देश की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कैसे? इस सवाल के जवाब के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार संयोग जैन। अनिल जी, सबसे पहले आपसे ही, आपको कैसे लगता है कि 10 मार्च का दिन देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी विपुल बहुमत के साथ, और मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, और एक महानायक की तरह उन्होंने देश की कमान संभाल रखी है। जो भारत लगभग समाजवाद और वामपंथ की तरफ झुका हुआ था, वो भारत अब दक्षिणपंथ, हिंदूवाद, अमेरिका, इनकी तरफ पिछले 7-7.5 साल से झुका हुआ है। और नारा दिया उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का। आज़ादी की लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी और जिस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई, जिस पार्टी ने अब तक सर्वाधिक शासन किया देश में भी और प्रदेशों में भी, उससे भारत को मुक्त कराने का आह्वान करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने, उनके साथ अमित शाह ने, पूरी भाजपा ने, आरएसएस ने एक नई दिशा पूरे देश को देने की कोशिश की। देश चल पड़ा उस दिशा में। और व्हाट्सएप संस्कृति में तो ये बहुत आसान हो गया, सोशल मीडिया पे, कि बिल्कुल एक तरह से अंधी भक्ति मोदी की शुरू हो गई और उनके हर कदम के ऊपर लाखों ट्वीट, तालियां, सब चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है। ये देश दूसरी दिशा में जा रहा है और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है, और ये भी लोगों के भीतर एक अलग तरह की सोच पैदा हुई। और इस सोच को धरती पर उतारने की कोशिश में उन्होंने अनुच्छेद 370 रिपील किया। उन्होंने कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, पूर्ण राज्य से जम्मू अलग किया। और ये संकेत दे रहे हैं, वो 3 तलाक वाला कानून लेके आए। ये संकेत दे रहे हैं कि वो समान सिविल कोड लेके आएंगे, एनआरसी लाएंगे। और ऐसे संकेत कि भारत हिंदुओं के लिए है या हिंदुओं का देश है भारत, ये उन्होंने पिछले 7-7.5 साल में दिया है। उनके सामने जितनी पार्टियां हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं जो पार्टी उनके साथ भी है बिहार में, वो भी सामाजिक समरसता का झंडारोहण करके, सामाजिक समरसता की ध्वजवाहक बनकर ही चुनाव मैदान में या राजनीति में उतरी थी। इसलिए अब जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें यूपी शामिल है और उत्तराखंड में भी बीजेपी काबिज है, यूपी में भी काबिज है, मणिपुर में काबिज है, गोवा में भी काबिज है, तो ये यहाँ पर यूपी सहित इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में काबिज होने के बाद भी अगर बीजेपी अपने आप रिटेन नहीं कर पाती है, और खास तौर पर यूपी जहाँ से देश की राजनीति की धारा बहती है, प्रधानमंत्री मिलते हैं देश को, जो यूपी जीत जाता है मानते हैं कि वो देश जीतने वाला है, वहाँ पर अगर यूपी में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं बीजेपी के लिहाज से, तो भी टर्निंग पॉइंट होगा। और योगी जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, या पहले जैसी 304, 303 सीटें आ जाती हैं, तो इस विचारधारा पर मोहर लग जाएगी कि देश हिंदुओं का है, हिंदुओं के लिए राम मंदिर भी होना चाहिए, काशी विश्वनाथ भी होना चाहिए, सोमनाथ मंदिर भी होना चाहिए, और मंदिरवाद और हिंदुत्ववाद और ये सब चीजें राजनीति के सिर में आके बैठ जाएगी। बैठी हुई है तो बैठी रह जाएंगी, मानते ही समझ लेंगे। तो इसलिए मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूं। अगर किसी वजह से भाजपा यूपी में सत्ता खो देती है, या इनमें से 4 में से 3 और दूसरी स्टेट में सत्ता खो देती है,
तो ये इस बात का संकेत होगा कि भारत के लोग, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता उस विचारधारा पर मोहर नहीं लगा रहे हैं। और उग्र राष्ट्रवाद की जो बात की जाती है, हिंदूवाद की बात की जाती है, राम के नाम पर जो चुनाव होता है, राम के नाम पर जो राजनीतिक धारा बहती है, उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, ये बात भी राजनीति में, सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक जीवन में कही जाने लगेगी, उस पर मोहर लग जाएगी। इसलिए टर्निंग पॉइंट है जी। सहयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 7 चरणों में चुनाव है, कई चरणों के चुनाव हो चुके हैं। यूपी की बात करें तो जो सीटें हैं, आधे से ज्यादा विधानसभा सीटों पे अब तक मतदान हो चुका। शुरुआत में जो हवा बन रही थी, राम मंदिर के नाम की बात करें या बस जो यूपी में मोदी और योगी की एक जोड़ी की बात करें, एक हवा थी कि भाजपा है, या वो कह सकते हैं हवा सोशल मीडिया की देन थी। लेकिन जैसे ही आधा चुनाव कंप्लीट हुआ है, कुछ हवाओं ने रुख बदलने शुरू कर दिए हैं, लोगों के सुर बदलने शुरू हो गए हैं। बात करें लोगों से ज्यादा मीडिया का जो एक रुख है वो थोड़ा अब समाजवादी पार्टी की तरफ जाने लगा है कि शायद 10 मार्च को कुछ नतीजे दूसरे आ सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी राकेश जी, बिल्कुल सही कहना है आपका कि जब चुनाव का आगाज हुआ था, ये जो अभी चुनाव चल रहा है इस दौर का, पंजाब में कई जगह पोजीशन लगभग क्लियर थी कि पंजाब में बीजेपी का बहुत भारी विरोध है, कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा। और गोवा के अंदर मनोहर पर्रिकर जो पूर्व में वहाँ पे सीएम रहे हैं, उनके बेटे का विवाद बीजेपी के साथ में हुआ। पर खास तौर से जैसा अभी अनिल सर ने भी फरमाया कि सबकी नज़र रहती है कि उत्तर प्रदेश का आखिरकार किस तरीके का मैंडेट निकल करके आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहां अगर आप काबिज सत्ता पर होते हैं तो आप पूरे ही तौर के ऊपर, देश के ऊपर भी काबिज हो सकते हैं सत्ता में, क्योंकि जितने आपके एमएलए भी जीत के जाएंगे तो राज्यसभा में के अंदर भी आपको वोट करेंगे, तो आपके अपर हाउस में लोकसभा साथ साथ राज्यसभा दोनों के अंदर आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है उत्तर प्रदेश में। और निश्चित तौर पर जब योगी चुनाव मैदान में उतरे थे तो बहुत उनको इस बात का गर्व था कि वो वापस अपनी सत्ता को वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस लौटा कर लेकर के आ पाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं नजर आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी डेंट पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों का विरोध हुआ, राकेश टिकैत और उनके साथियों ने विरोध जताया और उसके बाद में कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी पिछले 7-7.5 साल में जो शासन किया है, अपने एक एडमेंट तरीके से उन्होंने शासन करने की कोशिश करी है कि उन्होंने जो कह दिया, जो कर दिया। पर आप समझिए कि कृषि कानूनों को वापस ले लेना, इतना विरोध लंबा चला, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी आहट एहसास हो चुकी होगी कि उनको इस बार बहुत बड़ा विरोध शायद झेलना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में पिछली मर्तबा मुजफ्फरनगर के अंदर जब जाटों का और मुसलमानों के बीच में जब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जब दंगे हुए थे, तो उसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को वोट पोलराइजेशन का मिला था। पर ऐसे हालात अभी इस बार कुछ नहीं नजर आए। इस बार जयंत सिंह ने भी बहुत बड़ी ताल ठोकी हुई है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वो रैलियां भी कर रहे हैं और बहुत उनका बड़ा जन समूह भी उनके साथ में है। और समाजवादी पार्टी का भी निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और उनके जो परिवार है बहुत मजबूती से ताल ठोके में, और ये उनके लिए भी एक बड़ा सेमीफाइनल राउंड है, अखिलेश यादव के लिए भी, कि अगर वो इस बार चुनाव नहीं जिता पाते पे तो निश्चित तौर पर जो परिवार में उनका कलेश या कलह जो हुआ था तो उनको भी साइडलाइन होना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो अभी जो कुछ वक्त पहले एक गाना आया था, एक वहां की जो नेहा सिंह राठौड़ जो कि वहां लोक गायिका हैं, यूपी में काबा, तो अब देखिए यूपी में काबा, कई तरीके की चीजें हैं। उन्होंने अपनी 2 लाइन के गानों में कई बातों को चयनित करने की कोशिश करी थी कि गंगा में लाशें भी बही हैं और मंत्री के बेटे ने मोटर अब गाड़ी भी गुजारी है किसानों की छातियों के ऊपर, सीने के ऊपर। तो कई बातें नजर आने वाली हैं 10 मार्च को। बाकी का सर अनिल सर बिराजे में हैं। हाँ, अनिल सर, आप क्या कहेंगे कि राम के नाम का सहारा कितना मिलेगा बीजेपी को यूपी के अंदर? देखिए, जब तक कोई चीज अचीव नहीं होती है, हम मुट्ठी तानते हैं, आंदोलन करते हैं, जोश होता है और उस जोश में लोग एकजुट होते हैं। जोश हमेशा एकजुटता लाता है, एकता पैदा करता है। भारत की जनता को राम जन्मभूमि के नाम पर ताला खोलेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, जितना आंदोलित करना था कर दिया। ईंटें पुजवा ली, यात्रा निकाल दी अडवाणी ने, जो कर सकते सब कर लिया और सत्ता में आ गए और सत्ता को भोग लिया।
व्हाट नेक्स्ट? राम मंदिर तो बन रहा है, अब क्या करेंगे? अब मुट्ठी तनी नहीं रह सकती जनता की। जी जी वो जोश कायम नहीं रखा जा सकता। गुस्से की, जोश की और शोक की उम्र नहीं होती है ज्यादा, तो वो जोश कायम रखना भी अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती था। जी तो वो गुंडा राज खत्म करने के नाम पर आए कि योगी ने एनकाउंटर करके माफिया खत्म कर दिए, और समाजवादी पार्टी जिनको पोषित किया, ऐसे मुस्लिम जो डॉन थे उनकी संपत्तियां गिरा दी, कब्जे कर ली, उनको जेल भेज दिया। तो एक हिंदू जनता को शांति का संदेश, राहत का संदेश, सुरक्षा का संदेश ये देने की कोशिश की। जब चुनाव शुरू हुआ था तो राम मंदिर के साथ साथ इसको भी बहुत ऊपर रखा गया था बात को, जी कि मोदी है तो, योगी है तो सब सुरक्षित है यूपी में। जी लेकिन मैं लेटेस्ट बात जो आज सुनकर आया हूं जी कि 4 चरण के चुनाव के बाद यूपी में पोस्टर बदल रहे हैं और मोदी के पोस्टर लग रहे हैं, योगी के पोस्टर अब नहीं लग रहे। जी क्या ये 4 चरण से पैदा हुई निराशा की देन है? एक बात। क्या पार्टी फिर अब मोदी के नाम पर वोट मांग रही है यूपी में योगी की जगह? दूसरी बात, अगर ये सही बात है तो, चूंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ी आज ये घटना। और तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आज उस पर काबिज जो लोग हैं दिल्ली में, वो किसी भी सिचुएशन को भुनाने में एक्सपर्ट है। जी उनकी कोई सानी नहीं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे लोग कभी नहीं आए जो हर परिस्थिति में अपने लिए लाभ की स्थिति, लाभ की गलियारे ढूंढ लेते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं उस सिचुएशन को। ऐसे लोग कभी नहीं आए। ये इनकी बुद्धिमत्ता है, ये इनकी वाचालता है, जो भी राजनीतिक क्लेवरनेस है, वो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। जी अभी जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो जब रूस के सामने यूक्रेन लड़ रहा है और समर्पित है, समर्थ नहीं हो पा रहा लड़ने में पूरी तरह, तो ये एक भाव पैदा किया जा रहा है कि भारत का नेतृत्व मजबूत रहना चाहिए, जी मोदी का नेतृत्व ताकतवर बनाया जाना चाहिए। जिससे और यूपी में हारे तो मोदी का नेतृत्व कमजोर होगा, दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। तो मैं समझता हूं ये जो मोदी के पोस्टर है उसके पीछे ये सोच भी हो सकती है कि यूक्रेन और रूस की युद्ध से जो दुनिया में परिस्थिति पैदा होगी उसके निपटने के लिए भारत में एक सबल महानायक होना जरूरी है। और सबल महानायक को डैमेज नहीं करें यूपी में अपन, क्योंकि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कमजोर पड़ जाएगी अगर यूपी में डैमेज हो गया तो। जी जी ये भी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकती है बीजेपी। तो मार्केटिंग करने के तरीके हैं सर इनके, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए, सिचुएशन को और प्रोडक्ट नहीं, सिचुएशन है तो जी 2 प्रश्न थे जिसका उत्तर एक ही था। जी मैंने राजस्थान की एक ऐसे बड़े राजनेता से, जो शिखर पुरुष, जिसको शिखर स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर रहा मैं जी, जो शिखर पर बैठे थे, ये सवाल किया कि अगर योगी जीतते हैं तो किसका नुकसान है, योगी हारते हैं तो किसका नुकसान है। यही सवाल मैंने एक मीडिया में भी शिखर पर बैठे एक आदमी से किया, जो गाए बगाए राजनीतिक चर्चा करते रहते हैं, सवालों के जवाब देते रहते हैं, इंटरव्यू खुद का भी करते रहते हैं, और दोनों का जवाब एक था, दोनों सवालों का भी जवाब एक था, दोनों लोगों का जवाब भी एक था। योगी जीतते हैं तो भी भाजपा में शिखर पर बैठे पुरुष के लिए कहा गया उनका नुकसान है, योगी हारते हैं तो भी उन्हीं का नुकसान है। दोनों सवाल का जवाब एक। जीतते हैं तो इसलिए नुकसान कि भाजपा के अंदर एक पैरेलल बॉडी, पैरेलल नेतृत्व खड़ा हो रहा है, और भाजपा में कई केंद्रीय मंत्रियों का एक ऐसा समूह है जो योगी को साथ लेकर, योगी को आगे करके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह उनको सामने रख सकता है। इसलिए उनकी जीत भी किसी का नुकसान है, और उनकी हार भी उसी व्यक्ति का इसलिए नुकसान है कि अब लगेगा कि इनके नाम पे वोट मिलना बंद हो गए, इनका रंग उतर रहा है जनता के बीच। तो इसलिए दोनों सवाल का जवाब एक था, दोनों लोगों ने जवाब भी एक दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक इकोनॉमिक्स में फार्मूला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हास नियम। ये जीवन पे भी लागू होता है, राजनीति पे लागू होता है। इसका कहना ये होता है कि जब आप पहला सेब खाते हैं तो आपको बहुत उपयोगिता मिलती है, लाभ, आनंद ज्यादा आता है जी। दूसरे सेब पे और ज्यादा आनंद आता है, पर तीसरे पे आनंद कम आता है, चौथे पे और कम होता है, और इस उपयोगिता का हास हो जाएगा। एक बार वक्त ऐसा आएगा आपको सेब से नफरत हो जाएगी।
आप 7वां 8वां सेब नहीं खाओगे, ठीक है ना। कहीं हमने हिंदुत्व हिंदुत्व करके, हिंदू उग्रवाद करके, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक वातावरण पैदा करके कहीं उसकी ऐसी अति तो नहीं कर दी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रहा है राजनीति में? ये बड़ा सवाल है। और मैं एक स्टूडेंट की तरह चुनाव परिणामों को देखूंगा इस दृष्टि से, इस नजरिए से, कि कहीं ऐसा नहीं है कि हमने कट्टर हिंदुत्व और देशभक्ति और देशद्रोह और ये वो सब बातें कह के जो डिवीजन पैदा करने की कोशिश की, कहीं भारत का आम नागरिक, आम मतदाता उससे उगता तो नहीं गया है। ये टर्निंग पॉइंट होगा जी। टर्निंग पॉइंट इसलिए होगा 10 मार्च का नतीजा, यूपी चुनाव का नतीजा, कि क्या हमारा ये प्रयोग राजनीति में उग्र हिंदूवाद का, उग्र राष्ट्रवाद का और एक खास धारा में देश को ले चलने का, कहीं वो उस पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत लागू तो नहीं हो रहा है। ये भी इस दिन पता लगेगा। मैं एक पॉइंट आपकी इजाजत से इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये बात आपने बिल्कुल फरमाई हिंदुत्व की, पर उसके साथ साथ जो चूंकि हम फील्ड में जाने वाले जर्नलिस्ट हैं, हमने एक नजरिया, परसेप्शन भी लोगों के अंदर अब बदलते हुए देखा। जो एक आम लेमैन है, एक एकेडमिशियन, एक उच्च वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, जो एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास का जो आदमी हर हर मोदी 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 जो बात करता था, नारे लगाया करता था, वो आज के वक्त में महंगाई की, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की चर्चा करने लगा है। उससे पहले तक तो, आज से 6 महीने पहले या साल भर तक तो हर व्यक्ति ये कहता था कि ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, हम भी 100 रुपए का डीजल का पेट्रोल या डीजल दे लेंगे, 1000 रुपए की जो गैस की टंकी है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। देश का भला हो रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के संयोग। पर अब वही चीज अभी जो अनिल जी ने कही, यही बात, इस बात को दोबारा लाया जा रहा है सामने कि क्यों देश के लिए ये महंगाई को आप साइड कीजिए, मोदी जरूरी है, क्योंकि देश की जो सीमाएं हैं तभी सुरक्षित रहेंगी जब मोदी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब जनता इसकी चर्चा करने लगी है, और जो थड़ी पर बैठ के होने वाली चर्चा होती है वो निश्चित तौर के ऊपर वो रुख बदलती है, वो कहीं ना कहीं बताती है कि आम आदमी क्या सोच रहा है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो रंग छड़ा हुआ था लोगों का, अब जब उनकी जेबें ढीली होने लगी हैं, उनको लगने लगा है कि अब सिर्फ ख्याली बातों से पेट नहीं भर सकता। तो निश्चित तौर पर अब टर्निंग पॉइंट जो है, जैसा आपने भी फरमाया, अभी अनिल सर ने भी फरमाया, कि कहीं ना कुछ अब इस बार चौंकाने वाले परिणाम तो देखने को मिलेंगे देश की जनता। जी मेरी बात सुनो एक मिनट। आपको याद होगा जिस दिन प्रियंका गांधी ने शक्ति विधान जारी किया था और युवाओं का विधान जारी किया था, जी मैंने उस दिन भी ये फोनों में या बहस में ऐसा कहा था कि ये एक कोशिश है मतदाता की सोच को शिफ्ट करने की। जी बिल्कुल, कि वो धर्म से शिफ्ट करे, जाति से शिफ्ट करे और इश्यूज पर आए, अपने पेट के मुद्दे पर आए, अपनी पढ़ाई के मुद्दे पर आए, अपने भविष्य के मुद्दे पर आए, महिलाओं को आगे लाने की बात आए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने इसलिए बात कही थी। लेकिन वो उसमें कितनी सफल हो पाई, समय भी कम था, प्रचार भी, चूंकि रैलियां नहीं हो पाई ज्यादा, ये नहीं हो पाया, और वो उन्होंने ज्यादा प्रचार नहीं किया, शायद सोची समझी रणनीति। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी बीजेपी को अपदस्थ करने के लिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। जी। लेकिन ये जो शिफ्टिंग किसी दिन हो जाएगी वोट की, कि आदमी धर्म को लेके भी वोट नहीं करेगा, जाति को लेके भी वोट नहीं करेगा, वो महंगाई को, बेरोजगारी को, बच्चों के भविष्य को, एजुकेशन को, इनको लेके वोट करेगा, उस दिन इश्यूज पर बात होगी तो देश जवाब मांगेगा। जी। देश पेट्रोल की कीमत का भी जवाब मांगेगा, देश नोटबंदी का भी जवाब मांगेगा, देश हर उन सवालों के जवाब मांगेगा जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। जी। उसकी शांति, उसकी रहबरी, उसके पेट की आग, उसके बच्चों का जीवन, सब चीजों के बुनियादी सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। जी। लेकिन जब तक उसके माइंडसेट पर धर्म हावी है, जाति हावी है, वो इन सवालों को नहीं उठाएगा। देश की रक्षा हावी है कि सीमा पे असुरक्षित हैं और चीन सामने खड़ा है और पाकिस्तान सामने खड़ा है, तो कोई बात नहीं, महंगाई है तो कोई बात नहीं, भूखे मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब तक ऐसा सोचता है। लेकिन जिस दिन वो इस सोच से डेविएट करेगा, उस दिन बुनियादी सवालों पर बात करेगा। लेकिन अनिल जी, मैं वही बात कहूं, भी आपने ही कहा था, जो भाजपा है बहुत जल्दी लोगों के माइंड बदलने में सक्षम रहती है। जैसे संयोग ने अभी कहा कि महंगाई लोगों को याद आने लगी है, आपको ध्यान हो गाना आया था, महंगाई डायन खात जात है, तो शायद वो गाना अब लोगों को दोबारा याद आने लगा है, इसीलिए भाजपा ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है और राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा की बात और मोदी को मजबूत करने की बात दोबारा। अनिल जी, हमने भाजपा को लेकर काफी बात कर ली। 10 मार्च का दिन कांग्रेस के लिए भी काफी खास है। 5 राज्यों के इन चुनावों में कांग्रेस ने काफी मेहनत की है,
खास तौर से प्रियंका गांधी काफी सामने आई हैं पहली बार। यूपी के साथ साथ बाकी स्टेट में भी उन्होंने जम के प्रचार किया है, खूब रैलियां की हैं, लोगों से खूब मिली हैं। क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए कैसा रहने वाला है ये दिन? कांग्रेस के लिए तो ये सारी जो एक्सरसाइज थी उसके दो आउटकम है। एक आउटकम तो ये है कि वो उत्तराखंड में शायद सरकार बना ले। जी। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा और आह्वान है वो बेईमानी साबित हो जाएगा। उसको जी। कहने का मौका मिलेगा, जनता ने हमको आपके कहने पर रिजेक्ट नहीं किया, जी। बल्कि हमको सेलेक्ट किया एक स्टेट में। पंजाब में हंग असेंबली आने की संभावना है, उसमें कौन सरकार बनाएगा अभी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। कोई दो दल मिलकर बनाए और बीजेपी अकाली वापस एक हो जाए तो क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे या नहीं आएंगे, और कांग्रेस अकेले किस स्थिति में होगी अभी नहीं कह सकते। लेकिन उत्तराखंड का नतीजा कांग्रेस को संजीवनी प्रदान करेगा। परंतु ये जो हमको लगता है कि यूपी में जो मेहनत की गई है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही काम आएगी। जी। ये तो बीज बोया गया, अभी तो फसल इसकी तभी आएगी, तभी काटने की कोशिश की जाएगी। इसी का इन्होंने इंतजाम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो सबसे बड़ी इस वक्त विसंगति है, या कह दें देश में जो भी सबसे बड़ा अभाव है, वो ये है कि वैकल्पिक लीडरशिप का अभाव है देश की। देश को एक महानायक चाहिए। मोदी महानायक बने हुए हैं। जी। जब तक उनके पैरेलल महानायक जैसा व्यक्तित्व खड़ा नहीं होगा, देश लोग उनके हाथ में नहीं सौंपेंगे, दूसरे के हाथ में। वैकल्पिक महानायक व्यक्तित्व, वैकल्पिक महानायक की छवि वाला व्यक्तित्व कैसे खड़ा करेगा, कौन खड़ा करेगा? आसान नहीं होता बनना। तो ये नहीं होगा जब तक, तब तक देश किसके हाथ में सौंपे, ये सवाल हमेशा जनता के सामने आएगा। तो जनता को मोदी ही दिखेगा। प्रियंका गांधी को अगले 2 साल में इस बात की तैयारी भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जी। दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तैयारी भी करनी पड़ेगी और भाषण देने की प्रैक्टिस, राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने की प्रैक्टिस, परिस्थितियों को एक्सप्लॉइट करने की प्रैक्टिस, ये सब उसमें ढालना पड़ेगा अपने आप को। तब जाकर वो 2024 में कोई चुनौती पेश कर पाएंगी। ये मुझे स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो ढह जाएगा इस चुनाव के नतीजे से। एक बात, यूपी में बहुत ज्यादा कुछ कांग्रेस को मिले ऐसा किसी को उम्मीद नहीं है, शायद उनको भी उम्मीद नहीं होगी। अब गोवा में क्या होगा, आप आएगी या कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, अभी ये सब भविष्य गर्भ है। छोटा सा स्टेट है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता ज्यादा। फर्क तो यूपी से पड़ेगा और उत्तराखंड पंजाब से पड़ेगा। तो अभी अगर उत्तराखंड भी ना आए कांग्रेस के पास और पंजाब में भी हार जाए, तो फिर जो गांधी परिवार का नेतृत्व है उस पर जो 23 लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहे हैं, 23 बड़े लोग, उनकी बनाएगी। हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं आए तो भी उत्तराखंड में तो काफी अच्छी स्थिति रहने वाली कांग्रेस की, पंजाब में भी ठीक स्थिति होने वाली है। जी। तो अभी इस चुनाव का महत्व केवल इतना है कि जो एक सत्ता पर बैठा हुआ, काबिज हुआ शिखर नेतृत्व देश का, उसके सम्मोहन करने के बारे में, मतदाता को अपने पक्ष में अंधभक्त बना लेने के बारे में जो धारणा बन गई है, क्या वो धारणा 10 मार्च को टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूटेगी तो कांग्रेस के लिए आगे की राह बनेगी, नहीं टूटेगी तो नहीं बनेगी। कांग्रेस के लिए नहीं, बाकी दलों के लिए भी राह तभी बन पाएगी जब ये धारणा टूटेगी। हालांकि बाकी दलों में ज्यादातर रीजनल दल है, कांग्रेस ही एक देश भर का दल है। जी। रीजनल दल हैं, अपने अपने इलाके हैं उनके। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक है, तेलंगाना में जो है, जो आंध्र प्रदेश में जो है, तमिलनाडु में जो है, वो अपनी एक रीजनल पार्टी को लेके अपने इलाके में काबिज, ममता बनर्जी हैं, काबिज हैं। तो वो कोई फेडरेशन टाइप कोई ग्रुप बनाए ऐसा आगे चल के राजनीति में जी। मिलकर कांग्रेस को अलग करके, और उसमें सक्सीड कर जाए वैकल्पिक नेतृत्व को देने में, तो कोई बात हो सकती है 2024 के चुनाव में। ये भी संभावना तभी जन्म लेगी जब अखिलेश यादव जीतते हैं। जी। अगर अखिलेश यादव जीते जी। तो मैं इस मंच से आज ये कहना चाहता हूं कि देश के जो रीजनल पार्टीज हैं उनको एकजुट होकर देश को नेतृत्व देने की कोशिश करने की एक राह खुलेगी कांग्रेस को अलग करके, और कांग्रेस के पास समूचे विपक्ष का लीडरशिप करने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये तभी खुलेगा जबकि उत्तराखंड में भी जीते, पंजाब में भी सरकार बनाए, 2-3 जगह वो सरकार बनाए तो उसकी रेलेवेंस बनी रहे, और फिर इन सब पार्टियों को लगे, रीजनल पार्टियों को, बिना एक नेशनल पार्टी के साथ हुए उसकी सदारत के बिना हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी वो कांग्रेस रेलेवेंट रहेगी। तो ये टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए भी है, उसकी रेलेवेंस पे सवाल उठेगा,
हिंदुत्व उग्र राष्ट्रवाद की रेलेवेंस पे सवाल उठेगा। राम मंदिर के ऊपर जो हमने अब तक मुट्ठियां तानी है, क्या मंदिर बनने की प्रक्रिया के दौरान भी वो मुट्ठी तनी है या नहीं तनी है, ये सारे सवालों के जवाब 10 मार्च को मिलेंगे। उससे अगले 2 साल की राजनीति तय होगी और उस 2 साल की राजनीति का आउटकम होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव, उससे पहले होने वाले गुजरात के चुनाव जी। ये 4 इंपॉर्टेंट चुनाव विधानसभाओं के और रास्ते में है। इन्हीं से होकर अगले लोकसभा चुनाव का रास्ता जाएगा। जी सही और जी। हाँ जी, और ये जो चुनाव में एमएलए आते हैं, आज उत्तराखंड में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, गोवा में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी और यूपी में तो जबरदस्त संख्या। जी इस संख्या का नतीजा, कम ज्यादा होने का नतीजा राष्ट्रपति चुनाव में भुगतना पड़ेगा, राज्यसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी कम होने का और ज्यादा होने का मजा भी आएगा। जी। संयोग, आप क्या कहते हैं, जून में कांग्रेस अध्यक्ष का भी एक बार चुनाव होना है अभी, तो 10 मार्च के नतीजे क्या उस पर भी कुछ प्रभाव डालेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राखी जी, जिस तरीके से अभी सर ने भी वाली बात कही कि दैट इज रिटन ऑन द वॉल, जो एक अंग्रेजी की एक कहावत है कि ये राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी दोनों के लिए सेमीफाइनल राउंड है। अपने दोनों, चाहे से उनको अपने कांग्रेस संगठन के अंदर अपनी जगह बनानी हो या चाहे से आने वाले वक्त के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसके अंदर अपनी जगह बनानी हो, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी बहुत जान लड़ा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो किसी भी तरीके से अपनी प्रेजेंस का बीज बो देंगी तो वहां से कई रास्ते निकलते हैं, भविष्य के रास्ते खुल हाँ, जाएंगे। वहां से कई रास्ते निकलते हैं। देश के भविष्य को अगर उनको संभालना है, अगर वो सोचती हैं कि उनको संभालना है, चाहे से वो कांग्रेस का भविष्य हो, चाहे से वो देश का भविष्य हो, तो वो बन सकती है। पर निश्चित तौर पर अगर हम जहां तक बॉडी लैंग्वेज देखें प्रियंका गांधी की, तो मैं अपने इस मंच से, चैनल के मंच से कहना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने इस यूपी के चुनाव में कई जगह पर बहुत मेच्योरिटी के साथ में चुनाव को हैंडल किया है। वो खुद समझती हैं कि अभी वो राजनीति में उतरी हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और वो भी सीधा उत्तर प्रदेश के जैसे जटिल चुनाव के साथ में गुजरी है, जहां उनका योगी जैसे एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी के साथ मुकाबला है डायरेक्ट, उधर अखिलेश और उनका पूरा परिवार है, मायावती है, इतने मंजे हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं ओवैसी भी दस्तक दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी वोटों के अंदर सेंधमारी करने के लिए। तो उनको मालूम है इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने अगर वो आज खड़ी हैं तो उन्होंने बड़े मैच्योरिटी के साथ में इस चुनाव को हैंडल किया है, और एक निश्चित तौर पर उन्होंने आज ये पैगाम तो देने की पूरी कोशिश करी है पूरे कांग्रेस संगठन को कि वो आने वाले समय में अगर उनको कहीं संगठन के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हालांकि वो संगठन के अंदर जिम्मेदारी निभाती रही है, पर वो रिभाई है पर्सन बिहाइंड द कर्टन के तौर के ऊपर, कभी भी उन्होंने मंच पर आकर के एक जिम्मेदारी नहीं निभाई। पर ये चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है, अब बड़े लीडर भी हैं उनकी इस प्रतिभा को और उनकी भूमिका को एंडोर्स करने लगे हैं, तो लगता है आने वाले समय के अंदर वो दखल देंगी कांग्रेस के चुनाव के अंदर भी और कांग्रेस के संगठन के चुनाव के अंदर भी। तो लगता है कि प्रियंका गांधी का एक बहुत अहम रोल साबित होगा। और जहां तक पंजाब का चुनाव है, पंजाब का चुनाव लगता है कि जैसे अभी सर ने भी फरमाया कि कोलिजन की गवर्नमेंट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर वो किस तरीके का मार्जिन निकल करके आता है, क्या कोलिजन भी कंफर्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो एक बड़ा मतलब एक पेचीदा चुनाव पंजाब का हुआ है। कई जगह पे बीजेपी को समर्थन भी मिला है, तो कई जगह ऐसी भी हुई हैं पंजाब की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि जहां पर बीजेपी का इतना विरोध था कि वहां के जो कैंडिडेट थे वहां अपना प्रचार करने के लिए भी काफी उनको डर महसूस हुआ, जो कि किसान आंदोलन का उनको काफी बड़ा विरोध झेलने को मिला था, और कई जगहों के ऊपर काफी पेचीदा स्थिति थी। तो निश्चित तौर पर 10 तारीख का जो मैंडेट आएगा वो देश का जो आने वाला 2024 का आम चुनाव है वो उसकी इबारत जरूर लिखेगा। और जैसा कि अब आप चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी, राज्यसभा चुनाव के बारे में भी, तो जैसा भी सर ने बताया कि जो एमएलए जीतते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है अपर हाउस के राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी, और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वही वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी। तो सबकी निगाहें इस पेचीदा वक्त के ऊपर लोगों के मैंडेट के ऊपर टिकी हुई है। जी राकेश जी। अनिल जी, मैं एक, आपने भी कहा था हमारे देश को महानायक के पीछे चलने की आदत है, हालांकि जल्दी कहना होगा मेरे हिसाब से, लेकिन क्या आपको लगता है आपको प्रियंका गांधी में वो छवि दिखाई देती है? आज तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत प्रीमेच्योर बात होगी उनके लिए ऐसा कहना। उन्हें, मैंने कहा ना, तैयारी भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ऐसा होने की।
तभी वो 24 के चुनाव में चाहे राहुल गांधी नेतृत्व करें या प्रियंका गांधी को प्रस्तुत किया जाए, तभी वो मोदी को चुनौती दे पाएंगे, जब तक कि उसके लायक बन जाए। जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जी 10 मार्च के नतीजे ये भी बताएंगे, उत्तर प्रदेश के नतीजे खास तौर पर, कि जो 3 तलाक का और बुरके का और ये दूसरे सारे मामले हो रहे हैं, हिजाब के मामले, इन सब मामलों में मुस्लिम समाज ने कैसे रिएक्ट किया है। जी उसने एक धार्मिक समुदाय के रूप में वोट डाला है, या वो डिवाइड हुआ है ओवैसी के कारण, कांग्रेस के कारण, अखिलेश के कारण 3-4 हिस्सों में बटा है। ये भी 10 मार्च को पता लगेगा। अगर 10 मार्च को ये पता लगता है कि मुस्लिम ने यूनाइटेड होकर वोट डाला एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए, जी तो पूरे देश के लिए एक अलग मैसेज होगा। क्योंकि इस बार मुसलमान वहां का एग्रेसिव नहीं हुआ। वो जानता था कि हमें एग्रेसिव वोटिंग करेंगे तो हिंदू पोलराइज हो जाएंगे, बीजेपी को सफलता मिली हिंदू वोट को पोलराइज करने में। जी जो कई जगह परसेंटेज कम है वोटों का, इवन अयोध्या के इलाके में भी कम है, उसके पीछे रीजन ये है कि मुसलमानों ने एग्रेसिव होकर के पॉलिटिक्स नहीं की, संकेत नहीं दिए कि हम एकजुट हैं और एक पार्टी को जिताएंगे बीजेपी को हराने के लिए हम। तो वो जो उन्होंने एग्रेशन को रोका अपने, वो डेलिबरेटली रोका है, टैक्टिकल होकर रोका है, रणनीतिक रूप से रोका है, ताकि उसके रिएक्शन में हिंदू यूनाइट ना हो, बीजेपी उनको उकसा ना पाए। तो फिर ये क्या, फिर भी वो अंदर खाने एकजुट थे, वोकल थे, क्या उन्होंने बीजेपी को हराने वाले को ही वोट देने के लिए वोट दिया है, ये बात भी 10 मार्च को खुलेगी। उससे आने वाले 2 सालों में जो जितने चुनाव होंगे, उनकी राजनीति में देश के इस बड़े संप्रदाय के वोटों की भूमिका भी रेखांकित होगी। जी, मैं एक बात आपकी इस बात में निवेदन करना चाहूंगा। ये जो बात आपने फरमाई, ये बहुत अहम बात है इस पॉइंट ऑफ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव हुआ ना वेस्ट बंगाल का, उसमें भी बिल्कुल जो माइनॉरिटी वोटर था, मुस्लिम वोटर था, उसने इसी तरीके का रोल निभाया कि एक बार लगने लगा था कि ओवैसी भी वहां दस्तक दे चुके हैं, वामपंथियों का भी बहुत बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी है, बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी इतने एग्रेसिव तौर पर उन्होंने अपने आप को वोकल नहीं करते हुए पूरी तरीके से, उनको मालूम था अगर हमारा वोट बैंक स्प्लिट होगा तो बीजेपी को उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो उन्होंने एक मुश्त, ओवैसी को एक सीट नहीं मिल पाई वहां पे, जिसमें उनको बहुत उम्मीद थी कि मैं इतना एग्रेसिव भाषण देते हैं और लगता है कि बस मैं मुस्लिम का मसीहा बन चुका हूं, पर उनको मालूम था कि इनको वोट देने का मतलब वोट हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के वोट डाला और वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ लोग तो इनको क्या कि बीजेपी की बी टीम ही मानने लगे कई तो। जी टीम भी भाषणों में, बातों में, डिस्कशंस में, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा होती है तो लोग कहते हैं तो बीजेपी की बी टीम, मायावती के लिए भी लोग ऐसा कहने लगे। बिल्कुल ये कहने लगे। अब है कि नहीं वो हम नहीं कह रहे ये बात, लेकिन जो चर्चा आम जनता में है वो ये कि बीजेपी बी टीम में ये बीजेपी की जीत का रास्ता खोलते हैं। इसीलिए तो शायद बार बार बसपा जो सुप्रीमो है मायावती, उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं और बीजेपी का साथ नहीं भी देंगे। कल भी उन्होंने इस बात बयान दिया है दोबारा। राखी जी, कुछ वक्त पहले मुझे हैदराबाद जाने का मौका मिला और हैदराबाद जब मैं गया तो मेरी वहां कुछ ऐसे गणमान्य लोगों से मुलाकात हुई जो कि समाज में काफी अहम रोल निभाते हैं, व्यापारिक वर्ग के लोग भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे। तो उनका ये कहना था कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे हम ये सवाल पूछते हैं कि जिस तरीके की बयानबाजी आज के वक्त में ओवैसी या उनके ब्रदर दोनों करते हैं, अकबरुद्दीन और दूसरे जो ब्रदर हैं उनके, तो आज छोटी छोटी सी बात होती है, बीजेपी क्या इनकम टैक्स या ईडी किसी भी तरीके से रोल प्ले कर देती है, उनके रेड पड़ जाती है। क्या वजह आज दिन तक ओवैसी बंधुओं के ऊपर एक इतनी सी भी मात्र भी कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी एजेंसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो हालांकि ये सबका एक अपना अपना मत है बात करने का, तो ये मत भी उन्होंने हमारे सामने पेश किया, पर हमारे पास कोई जवाब नहीं था इस बात को कहने का। बात तो सच ये है ही कि इतनी बड़ी हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी वो करते हैं, पर केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी ने आज दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। जी अनिल जी, 10 मार्च का दिन टर्निंग पॉइंट बन रहा है, बीजेपी के लिए किस तरह, कांग्रेस के लिए किस तरह, हमने बात की। यहां पर आपकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी दिन काफी अहम मायने रखता है, क्योंकि दिल्ली से बाहर निकल के उन्होंने मजबूत दस्तक दी है पंजाब में, क्योंकि काफी वहां पे मजबूत मानी जा रही है, ऐसी गोवा में भी बहुत मजबूत मानी जा रही है। आपके लिए क्या और कैसे अहम दिन रहेगा ये? देखिए, देश में एक सेंट्रलिस्ट पार्टी की जगह खाली हो गई है, हो तो नहीं गई लेकिन हो रही है कांग्रेस के डिक्लाइन करने की वजह से, और आप उसकी जगह को लेना चाहती है।
अभी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी राजस्थान के अलावा, राजस्थान में तो संभव ही नहीं लग रही जी। राजस्थान के अलावा भी देश में अधिकांश प्रदेशों में संभव नहीं है। वो केवल इतना चाहते हैं कि एक पूर्णकालिक राज्य उनके पास आ जाए, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, जी। दिल्ली अधूरा राज्य है। वहां का गृह मंत्रालय देश का, जी। भारत का, अमित शाह वहां काबिज है पुलिस के ऊपर, बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास जो है वो गृह मंत्रालय के पास देश के। जी। तो इसलिए कोई भी सरकार अधूरी होती है जबकि वो पुलिस उसके पास नहीं होती है। जी। तो वो एक पंजाब में इसलिए आना चाहते हैं कि पंजाब में आकर के वो करके दिखाएं, जी। एक कंप्लीट राज्य के ऊपर बैठ करके शासन करके परफॉर्म करके दिखाएं, हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, पुलिस के मामले में, सब चीजों में। जी। तो उनकी तो ये अर्ज है। इसके बाद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर वो जीत जाते हैं पंजाब में या गोवा में सरकार बना लेते हैं, तो उनको दिल्ली के बाहर भी स्वीकार किया जाने लगा। और जो दूसरे बड़े क्षत्रप हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, लालू यादव के बेटे भी हैं, उधर तेलंगाना में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, ये सब भी उनको फिर उस तरह तरजीह देने लगेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि दिल्ली पर राज करना एक मैच्योर्ड पढ़े लिखे लोगों के इलाके में राज करना है। जी। जी बिल्कुल। वो गांवों का इलाका उतना बड़ा गांव का नहीं है। गांव तो हरियाणा में चले गए ज्यादातर। दिल्ली में गांव है, वो भी गांव नहीं, शहरी है। वो हमारे राजस्थान के शहरों जैसे गांव है वहाँ। जी। वहाँ जातीय समीकरण भी कोई मायने नहीं हाँ, रखते हैं। मायने नहीं रखता। जी। सारे देश के लोग हैं वहां पे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो वहां की विजडम अलग है। और गांवों के प्रदेश में जाकर, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, ऐसी जगह जाकर के और फिर विजय हासिल करना, जी। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। 10 मार्च को ये पता लगेगा कि उनका जो विस्तार का जो प्रयोग है वो सेटबैक मिलेगा उसको, जी। या उस प्रयोग को प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। ये 10 मार्च को तय होगा। जी। संयोग, आप क्या कहेंगे, कितनी झाड़ू काम आएगी आपकी? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, जैसा कि अभी अनिल जी ने बात फरमाई। पर जिस तरीके से कुमार विश्वास, जो कि एक बड़े करीबी सिपह सालार हुआ करते थे केजरीवाल के, उनके ऐन वक्त, कुछ वक्त चुनाव के उससे पहले उनका ये कह देना कि केजरीवाल खालिस्तानी सपोर्टर थे और सोचते थे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, माफ़ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर वो देश बनता है तो। अब उनका उनसे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट होने के बाद में उनका ये बयान केजरीवाल के खिलाफ देना, एक ये राजनीतिक चर्चा हो सकती है। पर निश्चित तौर पर आम आदमी में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आता जरूर है कि जो व्यक्ति देश के 2 टुकड़े कराने की बात सोचता है, तो क्या वो उसको नेतृत्व दिया जाना चाहिए, नहीं चाहिए। पर हाँ, ये जरूर मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि दिल्ली के लोगों का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट है, क्योंकि वहां पर जातिवाद नहीं है, वहां बड़ी एक प्रदेशवाद हो सकता है कि यूपी के लोग आकर के रह रहे हैं, बिहार के लोग आकर के रह रहे हैं, तो कंबाइंड कल्चर है वहां के लोगों का मिलाकर के। पर वो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, वहां का छोटे से छोटा रिक्शा चलाने वाला, दुकान करने वाला आदमी भी एक अपना विजडम रखता है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो इसीलिए दिल्ली के एक आइकन को बनाकर के देश के दूसरे प्रदेशों की पॉलिटिक्स को पेनिट्रेट करना अब इतना आसान नहीं है। आपको अभी बहुत वर्किंग करना बाकी है। अभी वो अभी निकलेंगे मैदान में तो उनको पता चलेगा कि हर देश काल परिस्थिति हर प्रदेश की बिल्कुल अलग अलग है। तो अभी तो पंजाब में सर उन्होंने बहुत वर्किंग करी है अनिल जी। पहले भी ऐसा नहीं है कि पंजाब उनके लिए नया नहीं है, पिछली बार भी तभी तो 18 की सीटें आई हाँ, थी। पिछली बार भी उनके लिए तो पंजाब में वो सोच सकते हैं सरकार बना लेंगे। पर जहां तक हमारी भी कुछ वहां के आम आदमियों से और लोकल लीडर से बातचीत हुई है, बड़ी नेक टू नेक फाइट है सभी पार्टीज के बीच के अंदर। तो जो चेहरा उन्होंने वहां पर घोषित किया मैं उसी पे आने वाली थी अनिल जी। जो आपने चेहरा लिया है पंजाब के लिए, आपको नहीं लगता कहीं वो उससे माइनस में गए हैं? मैं राखी जी एक बात जोड़ना चाहूंगा, उनका एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर वो जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो जिस तरीके से वो वक्तव्य, क्योंकि वो एक हास्य कवि हैं और जिस अंदाज से वो कह रहे थे, अब उन्होंने वो लोगों का तो आरोप है शराब पी करके उन्होंने लोकसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया था। अब वो तो सच्चाई की बात तो नहीं जान सकते हम, पर एक छवि तो लोगों के सामने आई कि एक नॉन सीरियस व्यक्ति जिसको ये पता ही नहीं कि मेरी खुद की या मेरे पद की क्या गरिमा है, उसके हाथ में जनता कितना नेतृत्व दे पाएगी, वो तो एक देखने वाली बात रहेगी। इसमें तो ये इतनी सी बात है कि जब चुनाव में कोई पार्टी उतरती तो वो उसकी शीर्ष लीडरशिप को कई कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं कि यार पार्टी में टूट नहीं हो जाए, विघटन नहीं हो जाए, बखेड़ा नहीं करे। एक कहावत है कि एक चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर उछल जाए तो बड़बूजे की आंख फोड़ सकता है। जी।
तो ये सिद्धू पे लागू होती है, यही मान पे लागू होती है। उछल जाते तो ये केजरीवाल की आंख फोड़ देते, वो राहुल गांधी के लिए कर देते कुछ नुकसान। इसलिए इनको संभाल के रखा गया कि तुम बाहर से उछलो मत, भाड़ में ही रहो, जी पकते रहो चने, पकते रहो। ठीक है ना। जी, जी। तो ये अभी ये है, अब पता नहीं क्या उसका फायदा नुकसान, लेकिन ये चूंकि उछल कर नुकसान कर सकते थे इसलिए उसको रोकने के, डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया गया। इसका भी कुछ तो नुकसान होगा निश्चित तौर पर, आपको इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धू जरूर कंट्रोल में आ गए, कितना कंट्रोल में आए, पब्लिकली तो कंट्रोल में चले, लेकिन अंदर क्या किया उन्होंने ये भी अब नहीं कह सकते जी। और अपन बात फिर एक राष्ट्रपति के चुनाव पे भी कर लें, राज्यसभा चुनाव पे कर लें कि जी। ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये सारे जो विधायक चुनकर आएंगे, ये एक 600 के आसपास कुछ विधायक हैं, 680। जी इनके विधायकों का, हर एक के विधायक की कीमत होती है वोट की, वो उस प्रदेश की जनता की जनसंख्या के अनुपात में डेवलप होती है, एक फार्मूला बना हुआ है। जी यूपी के विधायक के वोट की कीमत सबसे ज्यादा होती है देश में, जी लोकसभा के बाद। लोकसभा, जी ठीक है ना। तो लोकसभा के इस तरह से वोट देंगे, विधायक भी वोट देंगे। तो राजस्थान के विधायक की भी एक कीमत है वोट की, और यूपी के विधायक की, उत्तराखंड की भी, गोवा की भी। यूपी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वैल्यू यूपी के विधायक के वोट की है, वो देश में किसी भी स्टेट के विधायक के वोट की नहीं है। और यूपी में 304 से नीचे आएंगे जितना, उतना राष्ट्रपति के चुनाव में वो बैटल लूज करेगी बीजेपी। जी ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपनी मन मर्जी का राष्ट्रपति ना ला पाए, अगर सारे रीजनल दल एक हो जाएं जी और कांग्रेस भी एक हो जाए और सब मिलकर कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट चुन लें, तो टफ फाइट हो सकती है। ये भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में सुनने में आ रहा है जी कि वो राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, कि बीजेपी का कैंडिडेट अगर नहीं जीत सकता हो तो अन्य दलों के सहयोग को लेकर एकजुट। और एक ये कि जैसे बिहार का आदमी लड़ेगा तो फिर लालू की पार्टी कैसे बिहार के आदमी को खिलाफत करेगी, राष्ट्रपति बनने से कैसे रोकेगी बिहार में बिहार के आदमी को। ये भी एक परेशानी का सबब हो सकता है लालू की पार्टी के लिए। तो ये नीतीश कुमार की कोशिश का मुझे हल्का सा अंदाजा लगा है राष्ट्रपति बनने के लिए, कि अगर बीजेपी प्योर अपने आदमी को नहीं बना पाए और उसको सहयोग लेना पड़े दूसरी दलों का, तो फिर एक ऐसी निरपेक्ष छवि वाले व्यक्ति को लाया जाएगा। लेकिन किसी भी कीमत पर मैं समझता हूं कि जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं, भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार के साथ आएंगी, ये सोचना बड़ी टेढ़ी खीर होगा, बड़ी मुश्किल और दूर की कौड़ी होगा। जी, आपने राष्ट्रपति चुनाव की बात करी अनिल जी। जुलाई में राज्यसभा की भी 73 सीटों पर चुनाव होना है, तो ये नतीजे उस पर भी कितना असर डाल सकते हैं? निश्चित तौर पर जो आज उत्तराखंड, यूपी, गोवा, मणिपुर 4 राज्यों में काबिज है बीजेपी, बहुमत है उसके पास, तो चारों में तो बहुमत नहीं आ रहा है, तो उसके विधायकों की संख्या भी कमी होगी कल मिला के जो आज हैं, इसलिए सीटें तो लूज करेंगे। जैसे राजस्थान में किसी जमाने में 4 की 4 सीटें जो अभी चुनाव हैं, चारों जीती हुई है उनकी जी। अब इस बार तो एक ही सीट जीत पाएंगे, वो 3 सीट कांग्रेस जीत के ले जाएगी। जैसा राजस्थान में होगा ऐसा अन्य प्रदेशों में भी होगा जी। तो जो नए चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो राज्यसभा चुनाव में भी, आज 73 में से मुझे नहीं पता कितने बीजेपी के हैं, लेकिन काफी ज्यादा होंगे जी। वो निश्चित तौर पर उतनी सीटें तो नहीं ला पाएंगी, पर कम भी होते होती कितनी कम होती है, क्योंकि राज्यसभा में कई विधेयक पारित कराने पड़ते हैं, वहां भी बहुमत होना बहुत जरूरी है, वो भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी मोदी सरकार के लिए। इसलिए यूपी का नतीजा खासतौर पर राष्ट्रपति चुनाव पर भी, राज्यसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालने वाला है। जी, तो कुल मिला के 10 मार्च पर सबकी नजरें रहेंगी। पहले माना जा रहा था कि शायद सिर्फ यूपी के नतीजों को लेकर लोग उस में रहेगी, लेकिन पंजाब का चुनाव भी काफी रोचक हो गया है, उस पर भी नजर रहेगी। अनिल जी, चलते चलते आपसे संयोग से मैं यही बस चलते पूछना चाहूंगी कि 10 मार्च के दिन आपको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी कौन से स्टेट के चुनाव के लिए रहेगी? नेचुरली मुझे तो यूपी की रहेगी, सबको उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश उससे देश की राजनीति की धारा में परिवर्तन की गुंजाइश है। होता है नहीं होता है जी, बीजेपी के भीतर भी जी, जो इस वक्त नेतृत्व चल रहा है उसको कोई चुनौती नहीं है। अगर यूपी हारते हैं तो बीजेपी की भीतर की राजनीति में भी परिवर्तन आएगा, यूपी जीतते हैं तो साल 2 साल बाद बीजेपी की राजनीति में भी गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी, ये सब मिलकर एक नई धारा बन सकते हैं। ये मैं आज यहां पर इस मंच पर संकेत देना चाहता हूं। जी,
चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। 10 मार्च का दिन किस किस के लिए ज्यादा अहम है, या यूं कहें किस किस के लिए की साख दांव पर है, ये सब जानते हैं। इस बात को मुनव्वर राणा के शेर से भी समझ सकते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार।